बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे बने रहें या फिर एवरेज करें। तो इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करेंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ। बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयरों में बात करते हैं। सबसे पहले जरा लेकर के आते हैं पीएसयू बैंक्स को। पीएसयू बैंक्स को लेकर के आज खबर आई है। खबर ये आई है कि 4 पीएसयू बैंक्स में सरकार जो है वो अपनी हिस्सा बेच सकती है। हिस्सा बेचने की खबरें निकल करके आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल करके आई हैं। इसमें नाम कौन कौन शामिल हैं, एक एक बैंक पे थोड़ा अलग से चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसमें नाम है सेंट्रल बैंक का, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, यूको बैंक का और पंजाब एंड सिंध बैंक का। क्यों ये चर्चा इस समय गरमाई हुई है कि ओएफएस, पहले तो बता दें आपको, ओएफएस के जरिए ये हिस्सा बेचा जाएगा। दरअसल 2026 तक पब्लिक होल्डिंग जो है वो न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग 25% जो है वो रखना अनिवार्य होगा। इसी के तहत जो है सरकार अपनी होल्डिंग घटाने के तैयारी में है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी जो है वो सरकार की है। सेंट्रल बैंक में 96.4% हिस्सेदारी है गवर्नमेंट की। आईओबी में 95.4% हिस्सेदारी है। इसके अलावा यूको बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 95% से ज़्यादा की हिस्सेदारी यूको बैंक में भी सरकार की यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही। तो इन सभी बैंकों में ठीक ठाक हिस्सेदारी जो है वो सरकार की है। सर एक एक करके ज़रा तमाम बैंकों पे बातचीत करना शुरू करते हैं और सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही शुरुआत करते हैं। कैसे देख रहे हैं सर ये इस खबर को, और क्या इसका असर कल के कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को देखने को मिल सकता है? क्या 52 रुपये 25 पैसे के आसपास चलता हुआ लंबी थकान हो चुकी है। कोई भी पॉजिटिव खबर इन लोगों के लिए बड़ी जड़ी बूटी का काम करेगी। सरकार हिस्सा बेचने की योजना बना रही है, आपकी टिप्पणी सेंट्रल बैंक पे? सर देखिए, हिस्सा बेचने की खबर मेरे हिसाब से तो नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि जब जब ओएफएस की न्यूज आती है, जो करंट मार्केट प्राइस चलती है वहां से डिस्काउंटेड प्राइस पे ही ओएफएस आता है। तो अगर 5-7% डिस्काउंट पे भी ओएफएस की प्राइस आती है तो स्टॉक तो इमीडिएटली 5% गिर जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिस्काउंट आता है तो भी दिक्कत रहेगी। स्पेसिफिकली सेंट्रल बैंक की बात करें तो चार्ट पे 56 रुपए का सपोर्ट था, जो नहीं होल्ड हुआ 4 हफ्ते 6 हफ्ते कंटिन्यूसली कोशिश करने के बाद भी। तो 40 रुपए 85 पैसे का नीचे का डाउन मूव दिख रहा है वो। और आपको याद होगा 2 ढाई 3 महीने से मैं कह रहा हूँ पीएसयू बैंक से एकदम दूर रही है। यहाँ पे बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। ऑलरेडी 20-20% गिर चुके हैं, बट कहीं भी कोई सपोर्ट ऐसा नहीं दिख रहा है या कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं दिख रहा है। तो करंट ऑड लेवल से भी कहीं भी 20% डाउनसाइड आ जाती है इन सारे स्टॉक्स में, तो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। आईओबी भी खराब लग रहा है। यूको बैंक का आईओबी 48 के सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। अगला जब तोड़ेगा 48 तो 36 रुपीज का दिख रहा है टारगेट। तो ये 36 रुपये आते हुए दिख रहा है। कोई भी बैंक उठा लीजिए, एक एसबीआई को छोड़ के सारे वीक लग रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जरूर मैंने लास्ट वीक बिफोर लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बट वो भी कंप्लीटली गिव अप कर रहा है। तो उसमें भी 229 टूटने के बाद सीधा सीधा 181 का टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो सारे पीएसयू बैंक अपार्ट फ्रॉम एसबीआई खराब लग रहे हैं। एसबीआई के लेवल्स क्या रहेंगे सर? क्योंकि सवाल भी बहुत सारे थे हमारे पास एसबीआई को लेकर के। देखिए, एसबीआई में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश की थी। 830 रिक्लेम करता है ये स्टॉक, तो वापस से आपको 920 940 के लेवल मिलते हैं। लेकिन अगर पुल बैक में 830 रिक्लेम नहीं होता है तो फिर एसबीआई भी खराब हो जाएगा। 766 से लेके 704 ये दो टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो फिलहाल 830 तक तो जा रहा है, उसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। सर प्राइवेट में कोई बैंक पसंद है क्या आपने? क्या आपके क्लाइंट्स के पास बैंकों में कहीं कोई पोजीशन नहीं है, या फिर कोई प्राइवेट बैंक आपने सजेस्ट कर रखे हैं? देखिए, सारे प्राइवेट बैंक हमने सजेस्ट करके रखे हैं। सारे मतलब एकदम सारे नहीं, लेकिन जो लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक में 70 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, तो वो हमने 4-6 महीने 1 साल जिनके पास पेशेंस है उनको सजेस्ट किया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक सजेस्ट किया हुआ है। एक्सिस बैंक सजेस्ट किया हुआ है। कोटक बैंक में वीकली चार्ट पे बड़े रेंज के लोअर एंड पे फेलियर आया था, तो कोटक बैंक में भी नया ऑल टाइम हाई बनते हुए दिख रहा है। तो ये 4 बैंक हैं जो हमने रिकमेंड किए हुए हैं, जिसमें से स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक मैंने पर्सनली बहुत पुश किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2050 से 2200 रुपये मुझे आते हुए दिख रहा है। ठीक है। पीएसयू बैंकों से दूरी बनाए रखनी है। एसबीआई तब भी थोड़ा ठीक लग रहा है। प्राइवेट बैंक में उसमें जो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक, ये वो तमाम बैंक है, एक्सिस, जिसमें कि खरीदारी की सलाह दी गई। सबसे बेहतर अगर आपको चुनना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पूछ रहे थे, उसमें जो है एक जो है खरीदारी की सलाह जो है एचडीएफसी बैंक को लेकर के है। और
बजाज हाउसिंग फाइनेंस हालांकि बैंकिंग का नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म व्यू जो है पॉजिटिव है जो है यहाँ पर अंशुल जी का। तो वहाँ पर भी आप निवेश की रणनीति, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सवाल पूछ रहे हैं, अगली कंपनी लेकर के आइए। और बैंक से सीधा चलते हैं रियल एस्टेट पे, और ये दोनों ही ब्याज दरों से प्रभावित होने वाली कंपनियां हैं, और अगर रेट कट होता है तो इस दोनों ही सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर खबर क्या है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में खबर ये है कि कोलकाता में कंपनी ने करीब 53 एकड़ ज़मीन जो है वो खरीदी है, और आपको बता दें ज़मीन पर करीब 13 लाख वर्ग फुट में एक रिहायशी बिल्डिंग बनाने की कंपनी की योजना है, और इस प्रॉपर्टी से कंपनी को 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू की उम्मीद, आय की उम्मीद, मोनेटाइज करने की उम्मीद कंपनी की तरफ से वो जताई जा रही है। आपको बता दें कि कल इस कंपनी के शेयर में करीब 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी। अब कल देखना होगा कि गुरुवार को यहाँ पर किस तरह का जो है पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को लेकर के क्या व्यू है सर आपका, रियल एस्टेट को लेकर के ओवरऑल व्यू क्या है, क्या उम्मीद करें कि कल के कारोबारी सत्र में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी या ओबराय रियलिटी या प्रेस्टीज एस्टेट, ये तीनों काउंटर हमको अच्छे लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है जो खत्म प्रोबेबली, अगर थोड़ा सा और गोदरेज प्रॉपर्टी नीचे में 2500 तक आ जाता है तो हम काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं बाइंग सजेस्ट करने के लिए। बट फिलहाल जो रिवर्सल बना है, हाई लाइकली है कि 2950 तक जा सकता है। तो यहाँ से अभी 250 रुपए की तो इमीडिएट अपसाइड दिख रही है। बट ये स्टॉक बेस बनाने की शुरू, मतलब ये आप अगर ये जुलाई से बेस बनाना स्टार्ट किया है, जो प्रोबेबली 4-6 महीने लगेगा इसको बेस कंप्लीट करने में। तो मैं रियलिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बड़ी अप मूव आएगी, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद, मतलब जो इसका ट्रिगर बनेगा वो इंटरेस्ट रेट कट बनेगा, जो अगले 3-4 महीने में मुझे आते हुए दिख रहा है। तो अगर आपके पास 1-1.5 साल का नजरिया है तो आप रियलिटी में बाइंग करके रख सकते हैं। बट मोमेंटम ट्रेडर्स को कहीं भी अभी 4-5 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है, जिस पर कि हम हालांकि पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सुजलॉन जरा लेकर के आइए। यहाँ पर सर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कंपनी की जो है रेटिंग और टारगेट दोनों ही बढ़ाए गए हैं, और आपको बता दें कि अब यहाँ पर इक्वल वेट से बढ़ा करके इसकी ओवर वेट जो है वो रेटिंग कर दी गई है। लगातार जो है 5-6 कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद इस शेयर में अब रिकवरी 2 दिन से देखने को मिल रही है। 2 कारोबारी सत्र से 71 रुपये के टारगेट वो जो है निकले हैं मॉर्गन स्टैनले की तरफ से, और मेरे ख्याल से 68 का जिक्र किया था सर आपने शायद कि सुजलॉन के लिए अगला टारगेट हो सकता है। आपकी सलाह एक बार फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं। देखिए, सुजलॉन में सुजलॉन में पुल बैक में आपको 68 तक के लेवल मिल सकते हैं। वहां पे एग्जिट करना चाहिए। 65-68 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। 65 टूटने के बाद स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। पहला टारगेट 50 रुपये 60 पैसा, और अगर 50 रुपये 60 पैसा नहीं बचा पाता है तो सीधा सीधा 35 रुपये 50 पैसे का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। जी चलिए, इस बीच अगली कंपनी पे जरा नज़र डालते हैं। अगली कंपनी जो आ रही है वो आ रही है जोमेटो। जोमेटो पे बात कर लेते हैं। जोमेटो जो है आपको बता दें कि शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 141% जो है वो रिकवर हो चुका है, और इसके अलावा स्विगी की लिस्टिंग के बाद से हम देख रहे हैं लगातार ये जोमेटो का शेयर लगातार चर्चा में है, और तेज़ी के साथ इसमें रिकवरी भी आ रही है। जनवरी के अंदर शेयर के अंदर ये उम्मीद है कि ये निफ्टी में भी अब शामिल हो जाएगा, और 2024 में 4 बार प्लेटफॉर्म फीस में अब तक की बढ़ोतरी कर चुका है। इसकी वजह से ही तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की नज़रें यहाँ पर हैं, और वो इस पर बुलिश ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं स्विगी के मुकाबले। अब जो है देखना ये है कि क्या यहाँ ये शेयर और कितना अपसाइड दिखा सकता है सर। 270-271 के आसपास चलता हुआ 298 इसका 52 वीक हाई है। क्या इस रैली में ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करके नया हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या चार्ट्स पे कैसा, कितनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इसमें आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 164 रुपए में, जिसका टारगेट लगभग लगभग 350 है। फिलहाल वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन ऐसा लग रहा है कि लास्ट वीक में खत्म हुआ है, और करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव मिलेगा, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ के साथ रिवर्सल नहीं आया जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अपसाइड में 350 मुझे लग रहा है, थोड़ा सा समय लेगा लेकिन चलेगा। बट एक चीज याद रखिए, हर 1 रुपए जो ये प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाते हैं, सीधा सीधा 450 से 750 करोड़ की इनकी प्रॉफिट बढ़ती है।
तो और धीरे धीरे जो इनके फाउंडर हैं उनका ये कहना है कि इधर से भी जो अभी चल रहा है, ये 4 रुपए बढ़ने के पहले की बात कर रहा हूँ, वहां से उनको 10 रुपए से 15 रुपए प्लेटफॉर्म फीस बढ़ानी है, यानी अभी केवल 4 रुपए बढ़ा है। तो अगर 6 रुपए और बढ़ के टोटल 10 रुपए भी बढ़ती है, तो आप मान के चलिए कि 2.5 से 3 हजार करोड़ की प्रॉफिट इनकी बढ़ेगी हर क्वार्टर में। तो उस हिसाब से इस स्टॉक का टारगेट कहीं भी 550 से 700 रुपए बनता है। बट ये पूरी स्टोरी प्ले आउट होने में 2 से 3 साल लगेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लेके आराम से बैठिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो एक बार 350 के पास बुक कर लीजिएगा। ठीक सर। तो ये राय फिलहाल जोमेटो पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वो है एक्मे सोलर, क्योंकि हाल की लिस्टिंग है। और यहाँ पर आपको बता दें, खबर यह निकल करके आई कि आरईसी से कंपनी को 3,753 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर नहीं, माफ़ कीजिएगा, कर्ज मिला है। आपको बता दें ये कर्ज सब्सिडरी कंपनी एक्मे सन पावर को मिला हुआ है। राजस्थान का जो इनका एफडीआरई प्रोजेक्ट है उसके लिए जो है कंपनी को ये कर्ज जो है मुहैया कराया गया है। और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि शेयर में एक मोमेंटम है। दो कारोबारी सत्र में 17% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है और कल के कारोबारी सत्र की बात करें तो 4.5% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर देखने को मिला था। सर, इस रिकवरी मोड जो पिछले 2 दिन से चल रहा है, कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या फ्रेश बाइंग के कुछ संकेत हैं क्या यहाँ पर? देखिए, एक्ट में ये बीएससी का स्टॉक है 59 रुपीज वाला की नई लिस्टिंग। नहीं नहीं सर, एक्मे सोलर जो कि अभी 1600 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ चल रहा है। ACME SOLAR 263-64 के आसपास चल रहा है। जी जी। हाँ, वही एक्मे के नाम से एक बीएससी में भी शेयर है, वो तो बड़ा खराब लग रहा है। देखिए, जी एक्मे सोलर लिस्टिंग ठीक हुई है और हाइस के पास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बट इतना चार्ट का डेटा नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दे पाऊँ। 270 276 में सप्लाई आ रही है, तो अगर एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 258 रुपए का। 258 टूटता है तो एग्जिट कर सकते हैं। 276 रुपए निकाल लेता है तो स्टॉक में एक 30-40 रुपए की और अपसाइड आ सकती है। तो दो लेवल नोट कर लीजिए, नीचे स्टॉप लॉस का और ऊपर ब्रेकआउट का, जिस जो पहले निकले उस हिसाब से एक्ट कीजिए। ठीक है। तो ये राय एक्मे सोलर को लेकर के निकल के आती हुई एक सवाल ले लेते हैं सर। काफ़ी देर से हमारे एक दर्शक हैं, बहुत देर से परेशान हैं और उनका प्रश्न जो है वो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के है। और कह रहे हैं, चिंटू भाटिया जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज़ सवाल ले लीजिए। ओला इलेक्ट्रिक पर 116 पर लिया हुआ है इन्होंने और 6 महीने का नज़रिया ये अपना बता रहे हैं। अब 116 पे लेकर के 69 रुपये का भाव आ गया है। क्या करें सर? कल एक बाउंस बैक था लेकिन अब वो टिक नहीं पाया, बंद होते होते फिर आधे % की बढ़त के साथ बंद हुआ और अभी तो इनकी खरीद से काफ़ी दूरी है। ओला इलेक्ट्रिक का भविष्य क्या देख रहे हैं सर? अब काफ़ी सारी जो कंप्लेंट थी उसको तो ये शॉर्ट आउट करने की कोशिश इन्होंने काफ़ी हद तक की, लेकिन शेयर को लेकर के जो शिकायतें हैं वो कब तक दूर होंगी? देखिए सर, एरोगेंट मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। हर आप पिछले 3 साल पहले, हम्म। मतलब 2021 या 20 के पहले देखिए, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, इनकी जब भी एजीएम होती थी उसमें आप केवल मैनेजमेंट को सुनिए, वो हमेशा बड़े बड़े प्लान्स देते थे कि डेब्ट फ्री हो जाएंगे और ये नए ऑर्डर आ रहे हैं फलाना ढिकाना। और आज शेयर प्राइस की हालत देख लीजिए। तो पहले तो प्रोडक्ट खराब है, दूसरा आप कस्टमर के साथ मिसबिहेव करते हैं, तीसरा ट्विटर वॉर में आप उलझे हुए हैं, आप अपनी खुद नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं। प्रोडक्ट अच्छा होता है तो ये सारी चीजें दब जाती हैं। तो बेसिकली अंडरलाइन चीज ये है कि प्रोडक्ट सबसे घटिया है। सामने आप टीवीएस का आई क्यूब देखेंगे, मैं पर्सनली जाके विजिट करके आया हूँ, मैं कोई रिपोर्ट्स पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं दोनों के स्टोर में गया हूँ। आई क्यूब को आप देखेंगे अगले 6 महीने में टीवीएस के लिए, जैसे जुपिटर ने बड़ी इनकम का रास्ता खोला था, ईवी स्पेस में आई क्यूब एक बड़ा प्लेयर, मतलब एक बड़ी व्हीकल बनने वाली है जो टीवीएस के लिए बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। और धीरे धीरे जैसे हीरो या होंडा ये भी ईवी निकालेगी, ओला का शेयर घटता जाएगा, मार्केट शेयर घटता जाएगा। 10.5 लाख यूनिट बेच के आप ब्रेक इवन आएंगे, आप 5.5 लाख यूनिट भी नहीं बेच पा रहे हैं पूरे साल के, तो वैसे ही आप ब्रेक इवन से 50% नीचे हैं। 6 महीने से 1 साल में स्टॉक 8-10 रुपए अगर आ जाए तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। पुल बैक भी नहीं आ रहा है, मैं 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि शायद एक पुल बैक आ जाएगा तो आपको एग्जिट का मौका मिल जाएगा, वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो अब अगर मार्केट की पूरी टाइड में ये स्टॉक एक बार
76 से 84 रुपए चल जाता है तो आपको एक एग्जिट का मौका मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे करके स्टॉक 8-10 रुपए आता हुआ दिख रहा है। 8-10 रुपए बहुत नीचे के टारगेट दे रहे हैं सर। बहुत लोगों की तो धड़कनें जो है मतलब बढ़ गई होंगी 8-10 रुपए सुन करके। तो मैं तो 120 रुपए से बोल रहा हूँ कि आप बेच दीजिए, ये 10 रुपए आ जाएगा स्टॉक। निकल जाइए सर, जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। कोई रिकवरी आती है, कोई बाउंस बैक मिलता है तो फिर एक बार के लिए लॉस बुक कीजिए। बाकी फिर देखा जाएगा, कुछ बहुत बड़े फंडामेंटल बदलाव होते हैं तो फिर दोबारा खरीद लीजिएगा। सुमन गुप्ता जी का एक सवाल ले लेते हैं एडीएफ फूड को लेकर के। और 295 पे ले रखे हैं इन्होंने, 700 शेयर इनके पास हैं और कह रहे हैं अंशुल सर ज़बरदस्त हैं और मुझे क्या करना चाहिए। बिहार मोतिहारी से बोल रही हैं सुमन जी और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं सुमन जी। देखिए, डेवलपमेंट फेज में है। नेक्स्ट टाइम जब भी ये स्टॉक 320 निकलेगा तो 400 450 के लेवल मिल जाएंगे। बड़ा मोमेंटम बनेगा। रिजल्ट थोड़ा सा सितंबर का खराब आया है लेकिन सेल्स और ऑपरेटिंग मार्जिन इन्हें होल्ड करके रखी है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है। 320 निकल, मार्केट की प्रेशर की वजह से ये साइडवेज चला गया, इसने बहुत ज्यादा करेक्ट भी नहीं किया है। जैसे 320 रुपए निकलेगा स्टॉक 400 450 निकल जाएगा। पूरा करेक्शन झेल लिया है और ऊपर से 5-7% टूटा है। तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए 400 450 के लेवल के लिए। चलिए, अब इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को।